साथियों, जय मूल निवासी। आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण इशू पर हम अपनी बात रखना चाहेंगे। ईवीएम के संदर्भ में, वीवीपीएटी मशीन के संदर्भ में, और जो वोटिंग, हम लोग जो वोटिंग करते हैं, हमारा जो वोटिंग राइट है, मताधिकार, मतदान नहीं, मताधिकार, वोटिंग राइट्स के बारे में, जिसको सीक्रेसी ऑफ वोट कहा गया है, उस संदर्भ में हमारी बात रखने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। वोटिंग राइट्स, तो अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी का जो केस है, 8 अक्टूबर 2013 का जो केस है सुब्रमण्यम स्वामी का, और वो जो लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें जो कहा गया था विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहाँ आपके सामने बताना चाहूँगा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वकील है, उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने जो दलील दी, सुप्रीम कोर्ट ने जो दलील दी, उस दलील का जो संदर्भ उसमें लिखा गया है, और दलील के संदर्भ में जो रिट पिटीशन है, उसमें दलील के संदर्भ में ये लिखा गया है कि स्टैंड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है, उन्होंने अपनी भूमिका रख दी है। स्टैंड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस यहाँ पर पॉइंट नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अगर आप 11 से लेके 17 पॉइंट तक अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो भूमिका है, जो दलील है, ये दलील को यहाँ लिखा गया है, स्टैंड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टैंड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, वो पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें क्या लिखा गया है। अगर आप पॉइंट नंबर 13 देखेंगे, पॉइंट नंबर 13 में ये लिखा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उनका जो वकील है, जो दलील दे रहे हैं, वो दलील से दुनिया वालों को भी शॉक लगेगा, जजेस लोगों को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो लोग हैं, इन लोगों को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इस पॉइंट पर आप अपना ध्यान आकर्षित करें, और इसमें जो लिखा गया है ये कितना भयानक है, इस तथ्य को मैं आपके सामने, लोगों के सामने, जनता के सामने, 140 करोड़ लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे जो राजकीय लोग हैं, सामाजिक आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, उनके सामने ये बात मैं रखना चाहता हूँ, खुलकर रखना चाहता हूँ। इसमें वोटिंग का सीक्रेसी ऑफ वोट, ये कहाँ पर है, ये मैं आप लोगों को आपके सामने सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो पॉइंट बताना चाहूँगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, गंभीर है। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 13 में लिखा है, इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट the EVMs used in India are unique and unlike the ones used in the election in USA.
जो मशीन इंडिया में ईवीएम मशीन जो ईवीएम मशीन इंडिया में जो यूज की जाती है वो मशीन यूनिक है। जो मशीन इंडिया में यूज की जाती है वो मशीन यूनिक है। एंड अनलाइक द वंस यूज इन द इलेक्शन इन यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो मशीन यूज की जाती है उससे हटकर है, उससे अलग है, यूनिक है और अलग है। एंड अदर कंट्रीज विच आर पर्सनल कंप्यूटर बेस, और ये कंप्यूटर बेस है, विच आर पर्सनल कंप्यूटर बेस है। ईवीएम्स डिप्लॉय बाय द ईसीआई, जो ईवीएम ईसीआई के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत भर में लगाई जाती है। ईवीएम्स डिप्लॉयड बाय द ईसीआई have been lauded not only in India but also abroad। जो ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे भारत भर में लगाई जाती है, डिप्लॉय की जाती है, उस ईवीएम की तारीफ केवल इंडिया में ही नहीं तो दुनिया में हो रही है। उसकी तारीफ इंडिया में ही नहीं तो भारत के बाहर भी उसकी तारीफ की जा रही है। ईवीएम्स डिप्लॉय बाय द ईसीआई हैव बीन लॉडेड नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो अब्रॉड। तो भारत के बाहर भी इसकी तारीफ की जाती है। अभी भारत के बाहर जो देश है, जो एडवांस कंट्री है, चाहे अमेरिका हो, यूएसए हो, यूके हो या कनाडा हो, जापान हो, जर्मनी हो, या बहुत सारे, अभी हाल में ही बांग्लादेश के लोगों ने उनके कंट्री से ईवीएम को बैन किया। तो भारत के बाहर की जो कंट्रियां है, एडवांस कंट्री है, टेक्नोलॉजी में विकसित कंट्री है, जो एडवांस कंट्री है, टेक्नोलॉजी में विकसित कंट्री है, जो एडवांस कंट्री है, टेक्नोलॉजी में विकसित कंट्री है, उन्होंने अपने देशों में ईवीएम को बैन किया हुआ है। जर्मनी ने 2009 में जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ये कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि क्योंकि जो व्यक्ति अनपढ़ है, इलिटरेट है, ऐसे साधारण से साधारण व्यक्ति को भी ये पता होना चाहिए कि मेरा वोट गया कहाँ। अभी यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो दलील दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी जा रही है, वो दलील क्या दी जा रही है कि ईवीएम्स डिप्लॉयड इन इंडिया नॉट ओनली लॉडेड, जो ईवीएम्स डिप्लॉय बाय द ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो ईवीएम मशीन को डिप्लॉय किया जाता है, भारत भर में लगाया जाता है, उसकी चर्चा, ईवीएम्स डिप्लॉय बाय द ईसीआई हैव बीन लॉडेड नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो अब्रॉड, इसकी चर्चा, केवल उसकी तारीफ केवल इंडिया में ही नहीं तो इंडिया के बाहर भी हो रही है। अभी अगर इंडिया के बाहर तारीफ हो रही है तो जर्मनी ने भारत की ईवीएम को लगाना चाहिए था, यूएसए ने भारत के ईवीएम को लगाना चाहिए था, कनाडा ने लगाना चाहिए था, जापान ने लगाना चाहिए था। भारत के बाहर के जो कंट्रियां है, जो देश है, उन्होंने विकसित जो देश है, जो टेक्नोलॉजी में एडवांस देश है, उन्होंने
इस ईवीएम का इस्तेमाल करना चाहिए था। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। ईवीएम्स कंट्रोल यूनिट पॉइंट नंबर 13 में ही 13वां में ही ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये पॉइंट नंबर 13वां, इसके बारे में पैराग्राफ 13, इसके बारे में आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। और अभी तक जो मैंने पढ़ा उसमें कंटिन्यू में ईवीएम्स कंट्रोल यूनिट, ईवीएम के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होती है, ईवीएम्स कंट्रोल यूनिट रिटेन इन द मेमोरी ईच वोट रिकॉर्डेड इलेक्टर वॉइस। कंट्रोल यूनिट में जो वोट रिकॉर्ड होता है वो इलेक्टर वॉइस होता है, ऐसा इनका दावा है, इनका कहना है। ईवीएम्स कंट्रोल यूनिट रिटन इन द मेमोरी, जो मेमोरी चिप होती है उसमें जो वोट रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड कैसे होता है, इलेक्टर वाइज रिकॉर्ड होता है। मतदाता की जो सूचीबद्ध होता है। रिकॉर्ड कैसा होता है, सूचीबद्ध रिकॉर्ड होता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द मेमोरी ऑफ द कंट्रोल यूनिट, जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट में स्टोर की जाती है, स्टोर होती है, जो इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर होती है, मेमोरी ऑफ द कंट्रोल यूनिट के मेमोरी चिप में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कैन बी रिट्राई बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड द डिकोडर। अगर उसको हमें पुनः प्राप्त करना है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है चिप में, मेमोरी चिप में जो इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है, उसको अगर हमें पुनः प्राप्त करना है तो डिकोडर के सहाय्य से, डिकोडर अगर लगाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन के वकील का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दावा है। द इंफॉर्मेशन स्टोर इन मेमोरी ऑफ द कंट्रोल यूनिट कैन बी रिट्राई बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड द डिकोडर which when attached to the control unit of EVM, तो उसको कंट्रोल यूनिट के साथ अगर जोड़ा गया तो उसको प्राप्त किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जा सकता है। उससे क्या होगा, when attached to the control unit of EVM can print out the statement of voting data, उससे वो प्रिंट हमें मिल सकता है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दावा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये लिखित दिया हुआ है, और सुब्रमण्यम स्वामी के केस में ये लिखित दिया हुआ है कि हमें प्रिंट मिल सकता है। कौन सा प्रिंट मिल सकता है, कैन प्रिंट आउट द स्टेटमेंट ऑफ वोटिंग डेटा का हम प्रिंट निकाल सकते हैं, शोइंग द ऑर्डर इन विच, और वो भी ऑर्डर से, शोइंग द ऑर्डर इन विच ईच वोटर हैज वोटेड एंड टू whom he has voted। ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस में किसने किसको वोट दिया, इस सीक्वेंस से हम जो स्टेटमेंट ऑफ प्रिंटिंग डेटा है उसका सीक्वेंस में उसको दिखाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में 8 अक्टूबर 2013 का जो लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें सुब्रमण्यम स्वामी के केस में ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने स्टैंड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द स्टैंड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये बात लिखी है। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ वोटिंग डेटा शोइंग द ऑर्डर इन विच ईच वोटर हैज वोटेड एंड टू whom he has voted
अगर इसका प्रिंट निकाला जा सकता है, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा जो सीक्रेसी ऑफ वोट है वो कहाँ है? जिसको हम लोग किसको वोट देना चाहते हैं, जिसको वोट देना चाहते हैं वो वोटिंग हमारा राइट्स है, वोटिंग हमारा राइट है, और यहाँ पर सीक्रेसी ऑफ वोट खत्म हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बैलेट यूनिट पर हम बटन दबाते हैं, बटन दबाने के बाद उसको कंट्रोल यूनिट में मेमोरी चिप में वो जो वोट है वो वोट मेमोरी यूनिट में मेमोरी चिप में माइक्रो कंट्रोलर चिप में उसको स्टोर किया जाता है। इसका मतलब वो अलग ब्रेन है, तो वो वहां पर स्टोर तो हुआ, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल ब्रेन है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा वोट हमने हमारे ब्रेन से, हमारा जो ब्रेन है हमारे ब्रेन से हमने वोट तो दिया, मगर वो वोट जैसे हमने बैलेट यूनिट पर बटन प्रेस किया, जैसे हमने बैलेट यूनिट पर हमारा जो फिंगर से हमने जो बटन प्रेस किया, वैसे ही इमीडिएटली वो वोट स्टोर होता है कंट्रोल यूनिट में, मेमोरी चिप में, जो कि आर्टिफिशियल मेमोरी है, जो कि आर्टिफिशियल ब्रेन है। और वहां से उस ब्रेन को आर्टिफिशियल ब्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है, और उस आर्टिफिशियल ब्रेन को कंट्रोल करके, मेमोरी चिप को कंट्रोल किया करके वो वोट किसके भी नाम से दिया जा सकता है। और ये दुनिया वालों ने प्रूव करके बताया, भारत में भी इसको प्रूव करके बताया है। 2010 में हरिप्रसाद इन्होंने इस बात को प्रूव किया हुआ है। तो ये जो सबसे भयानक बात ये है कि सीक्रेसी ऑफ वोट, जो सीक्रेसी ऑफ वोट होनी चाहिए थी, सीक्रेसी होनी चाहिए थी, वो सीक्रेसी कहाँ है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वकील है वो खुद इसको एक्सेप्ट कर रहे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, वीवीपीएटी मशीन लगाने के बाद एक तो वेरिफिकेशन नहीं होता, मिलान नहीं होता, मिलान किया तो 1% करते हैं। और आदरणीय वामन मेश्राम साहब, बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया। और वो केवल फाइल करना बहुत बड़ी बात है, इलेक्शन कमीशन के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल करना बहुत बड़ी बात है, उसको जीतना उससे भी बड़ी बात है। और उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विरोध में जो केस हमने जीता, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 16,15,000 वीवीपीएटी मशीन को खरीदी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अमाउंट सैंक्शन करवाया और ऑर्डर पास की। 16,15,000 वीवीपीएटी मशीन को, उसमें उस जजमेंट में लिखा हुआ है, 24 अप्रैल 2017 का जो जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है 16,15,000 वीवीपीएटी मशीन खरीदी करने के लिए, जो कि 2019 में वीवीपीएटी मशीन लगाने के लिए 16,15,000 वीवीपीएटी मशीनें खरीदी की जाएगी।
और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट में पास होने के बाद अमाउंट सैंक्शन किया, 3,568 करोड़ रुपीस सैंक्शन किया गया। अभी 2014 से लेके 2014 में तो 0.33% वीवीपीएटी मशीन को लगाया गया था, तो वहां से 2018 तक 1,25,000 वीवीपीएटी मशीन को अलग से खरीदी किया था। और ये हमारे बामसेप के आदरणीय वामन मेश्राम साहब के उनकी जो केस थी, उस केस की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को 16,15,000 वीवीपीएटी मशीन को खरीदी करने के लिए 3,568 करोड़ रुपए सैंक्शन करना पड़ा। 16,15,000 वीवीपीएटी मशीन प्लस 1,25,000 वीवीपीएटी मशीन, तो 17,40,000 वीवीपीएटी मशीन। 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से लास्ट ईयर द वायर ये डिजिटल पोर्टल पर ये न्यूज आई कि 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। तो ये लास्ट ईयर खबर आई। इसका मतलब 2019 का जो इलेक्शन हुआ, 2019 का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में पूरे भारत भर में 10,35,000 वीवीपीएटी मशीनों को इस्तेमाल किया गया था। 10,35,000 वीवीपीएटी मशीनों को लगाया गया था और उसमें से 6.5 लाख वीवीपीएटी मशीनें खराब निकली। तो 1% मिलान की बात कर रहे हैं। और चुनाव आयोग जो डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी, उन्होंने जो एक वीडियो रिलीज किया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि चावल को अगर हम पूरा का पूरा चावल हम टेस्ट नहीं करते, चेक नहीं करते, पूरा का पूरा चावल अगर हमें पक गया या नहीं, इसके लिए हम पूरा चेक नहीं करते, उसका एक पार्ट लेते हैं और उस पार्ट को चेक करते हैं कि ये पक गया या नहीं। मगर मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के जो अधिकारी है वो कितने गधे लोग हैं। अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए अगर आपको डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, तो 100 के अगर बंडल है, 1,000 रुपए के 100 के अगर बंडल है, आप कैशियर को अगर रैंडमली सिलेक्ट करने के लिए कहेंगे कि ये सारे 100 के बंडल है, आप हमारे ऊपर विश्वास करो और वो बंडल एक्सेप्ट करो, सारे के सारे 5 इसमें से रैंडमली सिलेक्ट करो और बाकी के सारे एक्सेप्ट करो, तो क्या वो कर लेगा? और अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं, कैश हमारे पास बैंक से 1 लाख बैंक से ले रहे हैं, कैशियर से ले रहे हैं, और कैशियर ने अगर ये कहा कि ये सारे 100 के बंडल है, 100 के बंडल है और ये आप रैंडमली सिलेक्ट करो और बिलीव करो हमारे ऊपर, तो क्या जो लेने वाला व्यक्ति है, क्या वो पूरे नोट काउंट नहीं करेगा? तो इस तरह से लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी हो रही है। आज की तारीख में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, संवैधानिक अधिकार खतरे में है
और आज के तारीख में अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण अल्पसंख्यक है, ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण माइक्रो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते, मगर ये सारा मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से पॉलिटिकल पावर पर ब्राह्मणों का कंट्रोल आज भी, कब्जा आज भी बरकरार है। और आज अगर कब्जा बरकरार है तो वो केवल ईवीएम के माध्यम से है। ब्राह्मण का, माइक्रो माइनॉरिटी लोगों का कब्जा लोकतंत्र में बहुसंख्यक लोगों का कब्जा हो सकता है, बहुसंख्यक लोगों का शासन हो सकता है, शासन सत्ता पर बहुसंख्यक लोगों का, क्योंकि वोट हमारा और राज तुम्हारा। जैसे कांशीराम साहब बोलते थे, वोट हमारा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मूल निवासी बहुजन समाज का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, मगर आज के तारीख में विधायिका पर ब्राह्मण का कब्जा, न्यायपालिका पर ब्राह्मण का कब्जा, कार्यपालिका पर ब्राह्मण का कब्जा, प्रचार माध्यम पर ब्राह्मण का कब्जा। और सबसे भयानक बात यह है कि संवैधानिक संस्थाओं पर भी ब्राह्मण का कब्जा। तो ये सारा आज के तारीख में संभव ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2004 में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, जितने क्रिमिनल, रेपिस्ट क्रिमिनल थे, उससे ज्यादा क्रिमिनल, रेपिस्ट, गुंडे, माफिया 2009 में उसकी संख्या बढ़ गई। 2009 से ज्यादा संख्या 2014 में बढ़ गई माफिया की, गुंडों की। जो क्रिमिनल लोग हैं, माफिया लोग हैं, रेपिस्ट लोग हैं, उनकी संख्या 2014 में उससे सबसे ज्यादा हो गई। लोग क्रिमिनल लोगों को कैसे चुनकर दे सकते हैं? उससे ज्यादा 2019 में लगभग 2019 में 43% लोग क्रिमिनल लोगों का 43% क्रिमिनल लोगों का जिनका रिकॉर्ड क्रिमिनल का है, जिनका रिकॉर्ड में मर्डर है, एट्रोसिटीज का है, जिनके रिकॉर्ड में मर्डर है, रेप है, क्राइम है, डेंजर क्रिमिनल का, बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं, ऐसे रिकॉर्ड वाले जो सांसद है उनकी संख्या बढ़ रही है। जबकि हम अगर वोट दे रहे हैं, लोग अगर वोट दे रहे हैं, तो लोग अपना नेता, जिसको नेता चुनना चाहते हैं, जिसको रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं, जिसको वो अपना जो लीडर चुनना चाहते हैं, जो विधायक चुनना चाहते हैं, जो सांसद चुनना चाहते हैं, क्या लोग अपने विधायक को, सांसद को, क्या लोग गुंडों को, रेपिस्ट को, क्या लोग क्रिमिनल को, क्या लोग माफिया को चुनना चाहेंगे? ये केवल और केवल ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। इसलिए हमारा मानना है, हम लोग ये जो भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जो आंदोलन घोषित किया है, 3 चरणों का आंदोलन ऑलरेडी हो चुका है, और चौथा चरण जो है वो 31 तारीख को लाखों की संख्या में दिल्ली के केंद्रीय चुनाव आयोग के कार्यालय पर हम लोग महामोर्चा निकालने वाले हैं। उस महामोर्चा में लाखों की तादाद में लोगों को शामिल होना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है।
संवैधानिक संस्थाओं पर ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, हमारे हक और अधिकार को बचाने के लिए, हमारे भविष्य को बचाने के लिए, हमारे अधिकार को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बैन ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ और बैलेट पेपर लाओ। इस स्लोगन के तहत हम लोग आने वाले 31 तारीख को केंद्रीय चुनाव आयोग के कार्यालय पर आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में तथा माननीय शरद पवार जी के उपस्थिति में ये महामोर्चा सफल करने वाले हैं। आप सभी का इस महामोर्चा में स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।